नमस्कार विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम कक्षा 11वीं के अध्याय 2 व्यवसाय संगठन स्वरूप के कंपनी के लक्षणों को हम पढ़ रहे थे। कंपनी के लक्षणों के अंदर हम 4 बिंदु कर पाए थे गत वीडियो के अंदर। अब आज हमारा जो 5वां बिंदु है, नियंत्रण के तौर पर हम पढ़ेंगे कि कंपनी के अंदर नियंत्रण कौन करता है। ये कंपनी का लक्षण होता है, महत्वपूर्ण लक्षण होता है। हमने कल 4 लक्षणों को पढ़ा था। तमाम प्रकार के 4 लक्षणों को पढ़ने के बाद जो कंपनी के लक्षणों का जो आज का जो वीडियो है विद्यार्थियों, इसके अंदर हम 4 लक्षण आज और पढ़ पाएंगे और इसके बाद कंपनी के लक्षण पूरे हो जाएंगे। कंपनी अधिनियम सन 1956 के बाद जो कंपनी अधिनियम 2013 बना, उसके अंदर जो कंपनी के तमाम प्रकार के लक्षणों की अगर हम बात करते हैं तो नियंत्रण से हमारा क्या तात्पर्य रहता है। कंपनी के तमाम प्रकार का जो पूरा नियंत्रण कंट्रोल कौन करता है और इसका प्रबंध मैनेजमेंट कौन करता है। तो इसके अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठता है, यानी कि निदेशक मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल से तात्पर्य एक व्यक्तियों का एक समूह होता है जिसको पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे निदेशक मंडल कहा जाता है। इसके बाद तमाम प्रकार की वो पावर्स होती है, वो शक्तियां होती है जो प्रतिनिधित्व करते हैं, जो अंशधारक जो उनसे जुड़े हुए होते हैं, जो कंपनी के शेयर खरीदते हैं, जो अंशधारक होते हैं, उन अंशधारकों का ये रिप्रेजेंटेटिव करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उनकी नियुक्तियां करता है। तमाम प्रकार के उच्च प्रबंध, इसके अंदर उच्च अधिकारी जो इसके अंदर निहित होते हैं, जो कार्य करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उनकी भी नियुक्तियां करता है, उनको नौकरियां भी देता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिसे कहा जाता है और हिंदी के अंदर से निदेशक मंडल कहा जाता है। यही इसकी प्रबंध करता है और इसकी तमाम प्रकार की व्यवस्था करता है और इसका पूरा नियंत्रण करता है। तो हम नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे। विद्यार्थियों, नियंत्रण से तात्पर्य है कि कंट्रोल, इसके अंदर जो प्रबंध और इसके अंदर जो नियंत्रण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर निदेशक मंडल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इसे कहा जाता है BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसे निदेशक मंडल कहा जाता है। ये व्यक्तियों का ही समूह होता है। जो बड़े बड़े इसके अंदर निदेशक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, वो व्यक्ति ही होते हैं। वो बड़ी बड़ी कंपनियों के अंदर बहुत ही बड़े इसके अंदर उच्च पद पर जो आसीन होते हैं, तो तमाम प्रकार के जो उच्च प्रबंधक होते हैं, उनसे जो नीचे होते हैं, उनकी ये नियुक्तियां करता है और पूरी उस कंपनी का मैनेजमेंट करता है, उस कंपनी की दस्तावेजों की जांच करता है और सबसे शीर्ष स्तर पर बैठा होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसे निदेशक मंडल भी कहा जाता है। ये प्रबंध करता है और ये नियंत्रण भी करता है। गौर करें विद्यार्थियों, निदेशक मंडल व्यवसाय चलाने के लिए क्या करता है? निदेशक मंडल या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, हम निदेशक मंडल को मैं बार बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कह के पुकारूंगा और आप भी इसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी दिमाग में रख सकते हैं। निदेशक मंडल क्या करेगा? कंपनी के व्यवसाय को चलाने के लिए उच्च प्रबंधक अधिकारियों को नौकरी देगा। देखो, कंपनी का अगर व्यवसाय चलाना है, कंपनी को व्यवसाय करना है, तो उस कंपनी को व्यवसाय करने के लिए तमाम प्रकार के बड़े बड़े प्रबंधकों की जरूरत रहेगी, मैनेजरों की जरूरत रहेगी, जो उच्च प्रबंधक होते हैं, जो तमाम प्रकार के कंपनी के व्यवसाय को देखेंगे, कंपनी की दायित्वों को, संपत्तियों को संभालेंगे, किस प्रकार व्यवसाय करना है, किस प्रकार आगे उद्देश्यों को पूरे करने के लिए योजनाएं बनानी है। तो इसलिए उच्च प्रबंधकों की आवश्यकता होगी। उच्च प्रबंधकों की आवश्यकताओं को पूरी की जाएगी किसके द्वारा? निदेशक मंडल के द्वारा या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। वो उन्हें नियुक्तियां प्रदान करेगा, उन्हें नौकरी देगा। उच्च प्रबंध अधिकारियों को नौकरी देगा, बड़े बड़े मैनेजमेंट करने के लिए या फिर उच्च प्रबंधक जो होते हैं, जो मैनेजर्स होते हैं, उन अधिकारियों को नौकरी देता है तथा उनकी नियुक्ति भी करता है। क्या करता है? नौकरी देकर उन्हें नियुक्ति, यानी कि उनकी पोस्टिंग करता है कि वास्तव में तुम्हें इस कार्य के लिए यहाँ तुम्हें पोस्टेड किया जाता है और आपको ये कार्य संभालना है, कंपनी का व्यवसाय संभालना है। गौर करें, एक बिंदु को समझने का हम प्रयास करेंगे। निदेशक का कंपनी में अत्यधिक महत्व होता है। निदेशक यानी डायरेक्टर्स, जो बड़े बड़े डायरेक्टर, आपने डायरेक्टर नाम सुना होगा, जैसे कि एक बड़ी स्कूल है उसका भी डायरेक्टर्स होता है, बड़ी बड़ी कॉलेज होती है उनके भी निदेशक होते हैं, जो निर्देशित करते हैं, जो निर्देशन देते हैं, डायरेक्शन देते हैं। निर्देशक डायरेक्शन देते हैं और वो अधिकारी उनके जो नीचे होते हैं वो उनके निर्देशों की पालना कर पूरा मैनेजमेंट करते हैं। तो इस प्रकार कंपनी के अंदर इस निदेशक की बहुत ही बड़ी महत्वपूर्णता होती है, महत्व होता है, इसका अत्यधिक महत्व होता है कंपनी के अंदर। गौर करें, ये अंशधारियों के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी होता है। इसके अंदर तमाम प्रकार के, मैंने क्या बोला कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल रिप्रेजेंट करता है या प्रतिनिधित्व करता है किसका? अधिकारियों का। तो ये अधिकारियों का प्रति इसका बहुत ही उत्तरदायित्व रहता है और उनको ये रिप्रेजेंट करता है, उन्हें समय समय पर उन्हें समझाता है, समय समय पर कार्यों की प्रणाली को समझाता है और भी कई चीजें होती है। जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है, जो वार्षिक मीटिंग होती है, उसके दौरान तमाम प्रकार की बातें भी रखता है। गौर करें, देखो, अंशधारियों को व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन में भाग लेने का अधिकार नहीं है। नोट करके ये लिख ले, जो भी अंशधारी होते हैं इसके,
कंपनी के, उनको व्यवसाय में जो दिन प्रतिदिन जो कार्य हो रहा है उनके संचालन में भाग लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का अपने सदस्यों से वैधानिक अस्तित्व होता है, वैधानिक पृथक अस्तित्व होता है। इस कारण कंपनी अधिकारियों को व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन में भाग लेने का बिल्कुल भी अधिकार नहीं है और ना ही वो अधिकार ले सकते हैं। तो इस प्रकार अगर हम नियंत्रण की बात करते हैं तो प्रबंध और नियंत्रण कौन करता है? निदेशक मंडल। तमाम प्रकार के उच्च प्रबंधकों की नौकरी और नियुक्ति कौन देता है? निदेशक मंडल। गौर करें विद्यार्थियों। और निदेशक का कंपनी में बहुत ही अधिक महत्व होता है और अंशधारियों के प्रति इसका उत्तरदायी भी अधिक होता है। आगे हम बात करते हैं दायित्व, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या है और कितनी इसका दायित्व रहता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो विद्यार्थियों, सदस्यों का दायित्व कितना रहता है हानि के प्रति? विद्यार्थियों, सदस्यों का दायित्व, अगर कंपनी में हानि हो जाती है तो सदस्यों का दायित्व कितना रहेगा और कंपनी का दायित्व कितना रहेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। गौर करें, दायित्व, सदस्यों का दायित्व हानि होने की स्थिति में कंपनी में लगाई गई पूंजी तक ही होगा। जो सदस्य या फिर इसके अंशधारक इसके सदस्य होते हैं, वो जितने अंश खरीदते हैं या फिर अंश खरीद कर जितनी पूंजी लगाते हैं, जो सदस्य इसके अंदर मेंबरशिप लेते हैं, वो अपनी जितनी पूंजी कंपनी के अंदर लगाते हैं, अगर कंपनी को बाई चांस हानि हो जाती है, कंपनी को 10 करोड़ की हानि हो गई और सदस्यों ने उसके अंदर कितनी 5 करोड़ की पूंजी लगाई, तो सदस्य 5 करोड़ तक की हानि के लिए दायित्व तो उनका रहेगा, बाकी कंपनी का स्वयं का रहेगा, उसमें और सदस्यों का कोई भागीदार नहीं रहेगा। सदस्य अपने घर से पैसे लगाकर कंपनी की हानि की पूर्ति नहीं करेंगे। तो एक एक लाइन को समझे, सदस्यों का दायित्व हानि होने की स्थिति में, किसको हानि होगी? कंपनी को। हानि होने की स्थिति में कंपनी में लगाई गई पूंजी तक ही उनका दायित्व रहेगा, उससे ज्यादा उनका नहीं रहेगा। गौर करें, जो कंपनी के लेनदार होते हैं, यानी कंपनी से जो पैसे मांग रहे हैं, लेनदार होते हैं। एक विद्यार्थी लेनदार होते हैं जो हमें देंगे, एक होते हैं लेनदार जो हमसे लेंगे। लेनदार होते हैं वे कंपनी की संपत्ति, एसेट यानी संपत्ति, और इसको परिसंपत्ति भी कहा जाता है। जो कंपनी के लेनदार होते हैं यानी क्रेडिटर्स होते हैं, जो कंपनी से मांगते हैं, कंपनी की संपत्ति का ही उपयोग कर सकते हैं। जो कंपनी, देखो कोई कंपनी के लेनदार है, अब वो कंपनी से कुछ मांग रहे हैं, तो वो कंपनी की जो भी परिसंपत्ति है उसका उपयोग बिल्कुल कर सकेंगे, जिस प्रकार सदस्य नहीं कर सकेंगे, क्योंकि सदस्य जितनी पूंजी लगाते हैं उतनी पूंजी तक ही उनका दायित्व होता है और पूंजी तक ही उनका अधिकार होता है। मगर लेनदार होते हैं जो कंपनी से कुछ मांग रहे हैं, वो कंपनी की संपत्तियों में बिल्कुल अपना हिस्सा रखते हैं और उन कंपनी की संपत्तियों का उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ऋण का भार कंपनी पर है। किस पर है? ऋण का भार कंपनी पर है, सदस्यों पर नहीं होता है। देखो, ऋण का भार बिल्कुल किस पर है? कंपनी पर है, तो लोन भी कौन चुकाएगी? कंपनी चुकाएगी, सदस्यों का उसमें कोई लेना देना नहीं है। हानि की दशा में सदस्यों के हिस्से की अदद राशि तक ही उनसे सदस्यों से पैसा लिया जाएगा। जो अदद राशि है, जो सदस्यों ने कंपनी को राशि दी है, प्रदान की है, जो सदस्यों के सामने बकाया राशि है, उतनी तक कंपनी उन सदस्यों के हिस्से की राशि से अदायगी या ऋण चुका सकती है। मगर कंपनी पर अगर भार आ रहा है तो कंपनी अपने भारों का स्वयं वहन करेगी, वो सदस्यों से नहीं लेगी, मगर सदस्यों की अदद राशि तक। कैसी राशि तक? अदद राशि, जिसमें सदस्यों ने अपनी राशि जो कंपनी में लगाई है उतनी राशि तक कंपनी उनके राशि से अपने ऋणों का भुगतान कर सकती है, जो सदस्यों ने लगाई है पूंजी उतनी तक, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी का जो भार है वो कंपनी पर स्वयं पर है। इसलिए इस दायित्व के बारे में ये चर्चा हमने की। इस प्रकार विद्यार्थी हमने नियंत्रण को पढ़ा और दायित्व को पढ़ा। अब 2 बिंदु रह गए हैं, सार्वमुद्रण और जोखिम उठाना। इस प्रकार हमारे लक्षण कंपनी के समाप्त हो जाएंगे। आगे हम पढ़ते हैं सार्वमुद्रण, यानी कि कंपनी की मुद्रा। सार्वमुद्रण क्या होती है? हाँ, तो विद्यार्थी सार्वमुद्रण यानी कि इसकी कंपनी की खुद की एक स्टैम्प होती है, उसको मुद्रित किया हुआ होता है, उसके पास एक अपनी खुद की एक सील होती है, जैसे कि एक गेजेटेड ऑफिसर अपनी कैसे सील लगाकर, जैसे कि राजपत्रित अधिकार, उस प्रकार कंपनी को भी जब कंपनी पंजीकरण सम्मिलित होकर कंपनी अधिनियम 2013 के तहत आ जाती है या उसको प्रमाण पत्र मिल जाता है, तो उसको अपनी एक मुद्रण मिल जाती है और उसके बाद वो बिल्कुल अपना हिसाब से कार्य कर सकती है, अपने दस्तावेजों पर वो सील लगा सकती है। गौर करें विद्यार्थी, सार्वमुद्रण इसका खुद का एक मुद्रण होता है, इसका खुद का पंजीयन होता है।
देखो, कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण कंपनी कैसी है, इसकी हमने पहले ही लक्षण के अंदर पढ़ा था कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी खा नहीं सकती है, सांस नहीं ले सकती है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। बाकी इसमें तमाम प्रकार के गुण जो एक व्यक्ति में होते हैं, व्यक्ति संपत्ति रख सकता है, संपत्ति को उपयोग कर सकता है, वो सब जिस प्रकार व्यक्ति करता है उस प्रकार कंपनी भी करती है। और कंपनी सांस नहीं ले सकती, कंपनी खा नहीं सकती, इसलिए कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण अपने नाम के हस्ताक्षर नहीं कर पाएगी। विद्यार्थी, जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं कि मैं एक इंसान हूं, मेरा नाम स्वरूप सिंह है, मैं अपने नाम के हस्ताक्षर कर सकता हूं स्वरूप सिंह। क्या कंपनी अपने नाम के हस्ताक्षर स्वयं कर सकती है? नहीं कर सकती है। जैसे कि महेश एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है, क्या कंपनी खुद खड़ी होकर अपने साइन कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। उसके लिए उसका एक स्टैम्प बनवाना पड़ेगा, उसकी खुद की एक मुद्रा बनवानी पड़ेगी। अब जब हम कंपनी पंजीकरण हो जाती है, समामिलित हो जाती है, तो उसकी मुद्रा बन जाती है। और कोई भी वो कंपनी किसी से अनुबंध करती है या किसी से भागीदारी करती है, तो कंपनी के बीच में या व्यक्तियों के बीच में आपस में अनुबंध होता है, तो कंपनी की मुद्रा लगती है और उसके ऊपर वो रजिस्टर्ड होती है। जब इसीलिए कहा गया है कि कंपनी कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण ये खुद स्वयं हस्ताक्षर नहीं कर पाएगी। प्रत्येक कंपनी, कोई भी कंपनी हो, प्रत्येक कंपनी की सार्वभौम मुद्रा आवश्यक होती है। प्रत्येक कंपनी की अपनी एक सार्वभौम मुद्रा होती है, उसकी खुद की सार्वभौम मुद्रा होती है, आवश्यक है, जो कि आधिकारिक रूप से कंपनी के लिए हस्ताक्षर करती है। प्रत्येक कंपनी की अपनी खुद की सार्वभौम मुद्रा होती है और उसकी सार्वभौम मुद्रा होने के कारण वो आधिकारिक रूप से अपनी खुद के हस्ताक्षर करती है। जैसे कि कोई भी दस्तावेज है, महेश कंस्ट्रक्शन कंपनी है, जब उसकी मुद्रा लग जाएगी तो उसको सार्वमुद्रित कहा जाएगा और उसकी अलग से अपनी खुद की मुद्रा होगी। गौर करें विद्यार्थियों, आधिकारिक रूप से कंपनी के लिए हस्ताक्षर करती है उसकी खुद की सार्वभौम मुद्रा। जो ऐसे लगता है कि कंपनी अपने आप में हस्ताक्षर कर रही है, क्योंकि कंपनी एक व्यक्ति नहीं है, कंपनी निर्जीव है, वो खुद तो साइन नहीं कर सकती, मगर उसकी जब मुद्रा लग जाती है तो हमें ये अनुभव होता है कि वास्तव में कंपनी ने खुद में हस्ताक्षर किए हैं। गौर करें विद्यार्थियों, देखो, किसी भी डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज पर कंपनी की सार्वभौम मुद्रा नहीं है तो कंपनी का कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। जैसे कि कोई दस्तावेज है, अब दस्तावेज हमने कहीं पेश किए और उस कंपनी की सार्वभौम मुद्रा नहीं लगी हुई, तो उस कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और जब कंपनी सार्वभौम मुद्रा लगा देती है तो कंपनी की बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनी जाती है। जैसे अगर हम बात करें, हम कोई भी अपना एक चरित्र प्रमाण पत्र बनाने गए, अब हम किसी राजपत्रित अधिकारी व्यक्ति के पास जा रहे हैं। अब जब वो अपनी जो गैजेटेड ऑफिसर की सील लगा कर साइन करता है और अपने बारे में बोलता है कि ये व्यक्ति बिल्कुल चरित्र से सही है, और मगर हमने कोई अपराध कर रखा है, तो हम चरित्र अग्रहीन है, मगर फंसेगा कौन? वो गैजेटेड ऑफिसर। इस प्रकार कंपनी कोई भी अपनी सार्वभौम मुद्रा लगाकर कोई कार्य करती है तो कंपनी खुद उसके लिए बाधित होगी। जब सार्वभौम मुद्रा नहीं लगी होगी, उसकी सील नहीं लगी हुई होगी, तो कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं रहेगी। अब है अंतिम बिंदु, जोखिम उठाना। विद्यार्थी, जोखिम उठाना, जोखिम यानी कि रिस्क उठाना। अब इसके अंदर रिस्क कौन उठाएगा? कंपनी पर अगर हानि आ जाती है तो अगर हम अंशधारकों की बात करें तो अंशधारक सब मिलकर जोखिम उठाएंगे, ना कि एक अंशधारक जोखिम उठाएगा। बाकी कंपनी अपनी हानि की दशा में कंपनी स्वयं अपना भरण पोषण करती है और सदस्य भी करते हैं। सदस्य कहां तक करते हैं? जहां तक उन सदस्यों की पूंजी लगी हुई होती है। अंशधारक तमाम प्रकार के सदस्य होते हैं, वो अंशधारक सब मिलकर उस जोखिम को वहन करेंगे। गौर करें विद्यार्थियों, सभी अंशधारक वहन करते हैं इस जोखिम को, एक नहीं, कोई भी एक अंशधारक नहीं करेगा, सभी अंशधारक मिलकर जो उनको जितनी तक जोखिम में उनका भागीदारी है, जिनका हिस्सा है, इससे तक अपने आप वो जोखिम वहन करेंगे मिलकर। गौर करें, वित्तीय कठिनाई यानी कंपनी को पैसों की जरूरत है, ऐसी कठिनाई कंपनी के सामने अगर आ रही है तो अंशधारक द्वारा कंपनी की पूंजी में अपने हिस्से की सीमा तक ऋण में योगदान दे देते हैं। जैसे कि अंशधारक है, कंपनी को वित्तीय पूंजी की आवश्यकता है और अंशधारकों ने अपनी इतनी पूंजी कंपनी के अंदर लगा रखी है, तो अंशधारक अपनी उतनी पूंजी में से कंपनी को ऋण दे सकते हैं, कंपनी अपने हिस्से की सीमा तक उसमें ऋण का योगदान दे सकते हैं, ताकि कंपनी अपनी वित्तीय कठिनाइयों से उबर पाए। गौर करें, हानि की जोखिम को बड़ी संख्या में अंशधारकों में बांट दिया जाता है। जैसे हानि बहुत बड़ी है, जैसे कि 10 करोड़ की हानि है और 10 उसके अंदर अंशधारक है, तो अंशधारकों में 1-1 करोड़ जो उनकी पूंजी जितनी उन्होंने लगाई हुई है, जितने उन्होंने अंश खरीदे, उतने तक उनमें अलग अलग बांट दिया जाता है, ताकि जोखिम कम हो जाए। इस प्रकार हमने सार्वभौम मुद्रा, जो कृत्रिम व्यक्ति होता है उसके खुद के तो साइन होंगे नहीं, कंपनी कृत्रिम व्यक्ति है, अब उसके लिए उस रजिस्ट्रेशन के बाद उसकी खुद की अपनी मुद्रा होती है, मुद्रा होने के बाद कंपनी अपने अस्तित्व में रहती है और मुद्रा के दौरान वो अपने हस्ताक्षर कर अपना प्रदर्शित कर सकती है। जोखिम को भी हमने पढ़ा, किस प्रकार अंशधारक सब मिलकर उस जोखिम का वहन करेंगे और वित्तीय कठिनाइयों में सभी अंशधारक मिलकर अपना ऋण का योगदान देंगे, ताकि कंपनी लोन लेकर अपना कार्य कर सके। और जितनी जोखिम अधिक होगी उसको उस हिस्से में बांटकर तमाम प्रकार के
सदस्य जो इसके अंशधारक है उनमें बांट दिया जाएगा। इस प्रकार हमने कंपनी के लक्षण पूरे पढ़े। कंपनी के लक्षण यहीं समाप्त होते हैं और कंपनी के लक्षणों के बाद हम कंपनी के आगे भी चर्चा करेंगे और उसके बाद कंपनी पूरी हो जाएगी और अध्याय भी हमारा समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।